इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट के सेक्शन 34 टू 49 डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर 7 में ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ प्रोवाइड करी गई हैं। तो ये सारे सेक्शंस ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ को ही बताते हैं, उसमें क्या पनिशमेंट है डिफरेंट ऑफेंसेस में, ये प्रोवाइड करते हैं। सो ये थर्ड पार्ट है, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट का थर्ड वीडियो है। बाकी के वीडियोज़ भी आप देख सकते हो जो इनसे पहले के प्रोविज़न्स के लिए बनाए थे, पार्ट 1 एंड सेकेंड। सो सेक्शन 34 प्रोवाइड करता है पेनल्टी फॉर अनलॉफुल मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट, पोजेशन, सेल एट्सेट्रा। सो अनलॉफुली किसी इंटॉक्सिकेंट को मैन्युफैक्चर करना, ट्रांसपोर्ट करना, उसकी पोजेशन, सेल एट्सेट्रा, इसके लिए पेनल्टी प्रोवाइड करी गई है सेक्शन 34। सो हूएवर इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट or of any rule, notification or order made or issued thereunder, or of any conditions of license, permit or pass granted under this act. So whoever in contravention of any provisions of this act or of any rule, notification, order made or issued thereunder, or of any conditions of a license, permit or pass granted under this act, manufactures, transports, imports, exports, collects or possesses any intoxicant, or save in cases provided for in section 38, sells any intoxicant, cultivates bhang, taps any toddy producing tree, draws toddy thereof, constructs or works any distillery, brewery or winery, इसको वाइनरी भी बोल सकते हो, uses, keeps or has in his possession any material, still, utensil, implements or apparatus whatsoever for the purpose of manufacturing any intoxicant other than toddy. So you remember this other than toddy के लिए आप ये सारी चीज़ें रखते हो, utensils, materials. Removes any intoxicant from any distillery, brewery, winery, warehouse licensed, established or continued under this act. Bottles any liquor. सो ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल, नोटिफिकेशन, ऑर्डर, और इन ब्रीच ऑफ कंडीशंस ऑफ लाइसेंस और पास और परमिट ग्रांटेड, ये सारी चीज़ें आप करते हो। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। इनमें से कुछ भी आप कमिट करते हो, देन इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 34 सबसेक्शन 2। सो सबसेक्शन 2 प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ सबसेक्शन 1 में जो भी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं कि कुछ उनमें से कुछ भी, चाहे आप पजेस करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो कॉन्ट्रावेंशन में, एक्ट के या लाइसेंस की कंडीशंस के ब्रीच में, तो फर्स्ट पनिशमेंट जो होगी उसमें मिनिमम 6 months इम्प्रिजनमेंट एंड मिनिमम 10,000 फाइन। सो फर्स्ट कन्विक्शन में पनिशमेंट दी है मिनिमम 6 months एंड मिनिमम, एंड दिस इज़ प्लस, सो 6 months इम्प्रिजनमेंट मिनिमम प्लस minimum 10,000 fine and maximum 2 years of imprisonment plus 50,000 rupees maximum fine. So it is in such a language that not less than 6 months but which may extend to 2 years, and same in case of fine, not less than 10,000 rupees but which may extend to 50,000 rupees. On second or subsequent conviction, minimum punishment is 1 year of imprisonment plus 20,000 rupees fine, and maximum 5 years of imprisonment plus 2 lakh fine. So this is minimum and maximum in subsequent or second conviction of the same offense. Now it further provides, if conviction on clause A or B of subsection 1 and intoxicant is liquor, so its quantity found exceeds 5 bulk liter. अगर क्वांटिटी जो मिली है, सीज हुई है, वो 5 बल्क लीटर से ज़्यादा है, ठीक है, और कन्विक्शन ए और बी क्लॉज में हुआ है। ए और बी प्रोवाइड्स मैन्युफैक्चर्स, ट्रांसपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, कलेक्ट्स और पोजेसेस एनी इंटॉक्सिकेंट, और सेव इन केसेस प्रोवाइडेड फॉर इन सेक्शन 38, सेल्स एनी इंटॉक्सिकेंट। सो ये दो क्लॉजेस में अगर आप यहाँ पर कन्विक्ट होते हो, कन्विक्शन होता है, इफ़ कन्विक्शन ऑन ए और बी ऑफ सबसेक्शन 1 एंड इंटॉक्सिकेंट इज़ लिकर एंड इट्स क्वांटिटी फाउंड एक्सीड्स 5 बल्क लीटर, तो ये सारी कंडीशंस जब होती हैं तो पनिशमेंट मिनिमम 1 year होगा एंड 20,000 रुपीज़ फ़ाइन होगा उसके साथ, एंड मैक्सिमम हो सकता है 3 years तक प्लस 2 लाख रुपीज़ फ़ाइन मैक्सिमम।
अब पनिशमेंट तो आपको याद ही करनी पड़ेगी इसको, वीडियो को देखते हुए अलग से इसको एक पूरा एक टेबल बना के इसको लिख सकते हैं, तो इसको याद करने में ईज़ होगा। नाउ इट फर्दर प्रोवाइड्स कि अगर यही सेम जो ऑफेंस कमिट हो रहा है ये कंडीशंस के साथ, अगर ये सेकंड और सब्सिक्वेंट है, तो यहाँ पे पनिशमेंट मिनिमम 2 years हो जाएगी और मिनिमम 50,000 रुपीज़ फ़ाइन हो जाएगा, एंड मैक्सिमम पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 years प्लस 2 लाख रुपीज़ फ़ाइन। सो रिमेंबर दिस दैट ये प्लस मीन्स एंड फाइन, इसका मतलब और फाइन नहीं है, एंड फाइन। Subsection 3 provides when an offence covered under clause A or B of subsection 1 is committed and quantity of liquor is found at the time or in the course of detection of such offence exceeds 5 bulk liter, all intoxicants, articles, implements, utensils, materials, conveyance, etc. in respect of or by means of which the offence is committed shall be liable to be seized and confiscated. तो अगर A और B में जो offence commit हुआ है और वहाँ पे लिकर मिलती है, quantity of liquor जो है वो डिटेक्शन के टाइम पर 5 बल्क लीटर से ज़्यादा मिलती है, तो वो सारे जो यूटेंसिल्स, इंटॉक्सिकेंट्स, सिर्फ लिकर नहीं, इंटॉक्सिकेंट्स, आर्टिकल्स, इम्प्लीमेंट्स, यूटेंसिल्स, मटेरियल्स, सारी जो चीज़ें हैं वो सीज एंड कॉन्फिस्केट हो जाएंगे। ओके, एंड इफ सच ऑफेंस इज कमिटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन हु होल्ड्स अ लाइसेंस under this act for manufacturing or stocking or storing liquor for sale on which duty at the prescribed rate has not been paid, then notwithstanding anything contained in section 31, the license granted to him shall be cancelled in case he is convicted for the offence as aforesaid. अगर आपने ड्यूटी पे नहीं करी, अगर आप लाइसेंस होल्ड करते हो और आपने सेल करने के लिए, जो स्टॉक करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए जो ड्यूटी सेल पर आपको देनी होती है, आपको जो ड्यूटी पे करनी होती है प्रेस्क्राइब रेट पे, अगर आपने वो पे नहीं करी है तो सेक्शन 31 में कुछ भी दिया हो उसके बाद भी आपका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है ऑन द कन्विक्शन, मतलब कन्विक्शन पे ही किया जाएगा, कन्विक्शन के पहले कैंसिल नहीं किया जाएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज लिटिल थिंग्स गिवन बिटवीन दी प्रोविजंस कि यहाँ पे कन्विक्शन पे ही ऐसा होगा। जैसे कि हमने पहले देखा, ये यहाँ पर इंटॉक्सिकेंट जब लिकर है और क्वांटिटी 5 बल्क लीटर से ज़्यादा है, कन्विक्शन ए और बी में होता है, तब ये क्लॉज अप्लाई होगा। ऐसे ही हमने यहाँ देखा कि क्वांटिटी ऑफ लिकर 5 बल्क लीटर से एक्सीड कर रही है डिटेक्शन पे, तो जो सीज़र और कॉन्फिस्केशन होगा वो सारी चीज़ों का होगा, लिकर का होगा, इंटॉक्सिकेंट्स अदर जो मिल रहे हैं सारी चीज़ों का होगा। तो यू हैव टू रीड दी प्रोविजंस प्रॉपरली कि आपको सारी चीज़ें उसमें क्लैरिटी से समझ में आए। ऐसे ही यहाँ पर दिया हुआ है कि जो लाइसेंस होल्ड करता है और उसको ड्यूटी प्रेस्क्राइब रेट पे जो पे करनी होती है उसने पे नहीं की है, तो सेक्शन 31 में कुछ भी दिया हो आपका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है ऑन कन्विक्शन। सो इफ़ द ऑप्शन इज़ दैट वेदर ही इज़ कन्विक्टेड और एक्विटेड, लाइसेंस कैंसिल किया ही जाएगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा, कन्विक्शन पे ही कैंसिल किया जा सकता है। सबसेक्शन 4 प्रोवाइड्स द सीजर और कॉन्फिस्केशन ऑफ द इंटॉक्सिकेंट्स, आर्टिकल्स, इम्प्लीमेंट्स, यूटेंसिल्स, materials and conveyance and the cancellation of a license as provided under subsection 2 above shall be in addition and without prejudice to any other action that may be taken under any provisions of this act or rules made thereunder. So it is providing that the seizure और confiscation जो subsection 4 में, मतलब subsection 2 में जो confiscation और seizure दिया हुआ है, वो जो किया जाएगा उससे ऐसा नहीं होगा कि कोई अदर एक्शन ना लिया जा सके इस एक्ट में। जो अदर प्रोविजंस हैं वो तो एक्टिव रहेंगे ही, इसके एडिशन में और अदर एक्शंस भी साथ में लिए जा सकते हैं। नाउ सेक्शन 35 प्रोवाइड्स पेनल्टी फॉर ऑल्टरिंग और अटेम्प्टिंग टू ऑल्टर एनी डीनेचर्ड स्पिरिट और डीनेचर्ड स्पिरिचुअस प्रिपरेशन। सो इट प्रोवाइड्स whoever alters or attempts to alter any denatured spirit, denatured spirituous preparation with the intention that such spirit may be used for human consumption, right? Human consumption के लिए यूज़ हो, ऐसी इंटेंशन के साथ आपने ऐसा ऑल्टरेशन और अटेम्प्ट करने का ऑल्टर करने का अटेम्प्ट किया हुआ है, डीनेचर स्पिरिट को, डीनेचर स्पिरिचुअस प्रिपरेशन, वेदर एज अ बेवरेज और इंटरनली एज अ मेडिसिन। तो आप ह्यूमन कंजम्पशन के लिए चाहे बेवरेज की तरह या मेडिसिन की तरह यूज़ करने के लिए हो, और इन अदर वे व्हाट्सोएवर बाय एनी मेथड व्हाट्सोएवर। ठीक है, ये फर्स्ट क्लॉज था कि कोई भी ऐसा करता है, देन बी प्रोवाइड्स हैज़ इन हिज पोजेशन एनी स्पिरिट,
in respect of which he knows or has reason to believe that any such adulteration or attempt has been made with the intention specified in क्लॉज ए। तो या तो आप ऐसा खुद कर देते हो या आपके पास ऐसी कोई स्पिरिट पोजेशन में जो डीनेचर्ड ऐसा है कि उसको ऑल्टर करने के लिए या ऑल्टर करने का अटेम्प्ट है, डीनेचर्ड स्पिरिट और स्पिरिचुअस प्रिपरेशन, इसको ऑल्टर किया गया है या उसमें ऑल्टर करने का अटेम्प्ट किया गया है इस इंटेंशन से कि वो कंज्यूम किया जाएगा किसी ह्यूमन के द्वारा, चाहे मेडिसिन की तरह हो या बेवरेज की तरह हो। तो ऐसी किसी प्रिपरेशन आप या ऐसा कोई ऑल्टरेशन करते हो या ऐसी ऑल्टर्ड या जिस पे अटेम्प्ट किया है ऑल्टरेशन का, ऐसी कोई स्पिरिट आपकी पोजेशन में हो एज़ पर बी, तो ही शैल बी पनिश्ड with imprisonment for a term which shall not be less than 1 month but which may extend to 2 years. Okay, fine not less than 1000 rupees but which may extend to 4000 rupees. So minimum 1 month imprisonment but that may extend to 2 years. So minimum is 1 month and maximum is 2 years. And fine, you have to always remember this and fine और fine कहाँ पर है, ये options में हमें नहीं याद आता है, तो you have to रिमेंबर दिस, फोकस वाइल रीडिंग द प्रोविजंस के एंड फाइन है या और फाइन है। तो यहाँ पे एंड फाइन है और एंड फाइन में मिनिमम जो फाइन है 1000 रुपीज़ और मैक्सिमम 4000 रुपीज़। सो मिनिमम 1 year ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड मिनिमम 1000 ऑफ फाइन, मैक्सिमम 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड मैक्सिमम 4000 ऑफ रुपीज़ फाइन। नाउ नेक्स्ट सबसेक्शन प्रोवाइड्स whoever mixes denatured spirit or such altered denatured spirit or denatured spirituous preparation with portable spirits. So you know, पहले तो इन्होंने बताया कि जो ऐसा ऑल्टरेशन करता है, फिर उन्होंने बताया कि पोजेशन जिसके पास होता है, नाउ दे आर प्रोवाइडिंग कि जो मिक्स करता है पोर्टेबल स्पिरिट्स के साथ ऐसे डीनेचर्ड स्पिरिट को, ठीक है, तो वो पनिशेबल ऑफेंस है और उसकी पनिशमेंट है नॉट लेस देन 2 months, मिनिमम 2 months इन विच में एक्सटेंड टू 2 years, एंड फाइन अगेन एंड फाइन not less than 5000 rupees but which may extend to 25000 rupees. So you must make a list of these punishments और सामने आप उसमें उसके क्या punishment है वो लिखकर उसको याद कर सकते हो. So this is now first who makes alteration, second who possesses such denatured spirit with that intention, and third whoever mixes denatured spirit with portable spirit. Now there is a proviso which provided that when any person is convicted under this section for a second offence or subsequent offence, he shall be punishable for such offence with imprisonment for a term not less than 1 year but which may extend to 6 years, and fine not less than 5000 rupees but which may extend to 50,000 rupees. So second offence जो same जो offences दिए हुए हैं वो second time अगर कोई commit करता है तो 1 year minimum punishment होगी, मैक्सिमम 6 years, फाइन अगेन एंड फाइन, तो एंड फाइन है नॉट लेस देन 5000 बट विच में एक्सटेंड टू 50,000 रुपीज़। तो 5 to 50 मतलब मिनिमम 5000 रुपीज़ बट विच में एक्सटेंड टू 50,000 रुपीज़, ये फ़ाइन है। पनिशमेंट 1 year इम्प्रिजनमेंट, मैक्सिमम 6 years, फाइन मिनिमम 5000, मैक्सिमम 50,000 रुपीज़, तो ये पनिशमेंट है सब्सिक्वेंट सेकेंड ऑफेंस पे। एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड्स in this section, denatured spirituous preparation means any preparation made with denatured spirit and includes liquors, French polish, varnish and thinners prepared out of such spirituous preparation. So this is the explanation about denatured spirituous preparation. All right. 36 provides penalty for illegal possession. So illegal possession के लिए penalty section 36 provide करता है. Whoever without lawful authority has in his possession any quantity of any intoxicant knowing the same to have been unlawfully imported, transported, manufactured, cultivated or collected, knowing the prescribed duty not have been paid. So in most of the sections this clause is there that duty pay नहीं हुई है और उसके बाद without lawful authority possession में कोई quantity intoxicant की कि वो अनलॉफुली इम्पोर्ट हुई है, इस नॉलेज के साथ ट्रांसपोर्ट हुई है, मैन्युफैक्चर हुई है, कल्टीवेट हुई है, कलेक्ट की गई है, और ये जानते हुए कि दैट प्रेस्क्राइब ड्यूटी जो दी हुई है, बताई गई है एक्ट में, वो पे नहीं की गई है, तो ये इलीगल पोजेशन कहलाएगी। एंड इलीगल पोजेशन के लिए दिस इज़ पनिशेबल ऑफेंस एज पर सेक्शन 36 एंड पनिशमेंट ये प्रोवाइड करता है इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 months बट विच में एक्सटेंड टू 5 years
or with fine. So remember here it is or with fine, not and with fine. So or with fine which may extend to which shall not be less than 1 lakh rupees, but which may extend to 5 lakh rupees, or both. So here or both is also there. That punishment you must remind it that you must make a list of all the offences, and सारे offences के सामने ये like penalty for illegal possession. So you must remember that what is the illegal possession, and then you only write down in a table that this is section 36 and it is penalty for illegal possession, and then what is the punishment. So this is how you must prepare a table of it and write down the mere like marginal note, and in front of that the penalty, the punishment provided here for every offense there in the act. So for you can write it down like section 36 serial number, section number, and then write it down penalty for illegal possession, and this clause only up to 3 months punishment, not less than minimum punishment 3 months, maximum 5 years, fine not less than 1 lakh rupees, but which may exceed maximum 5 lakh rupees, or both. So this is how you can remember the provisions and the punishment. And because 34 to 49 capital A, all these provisions are only a penalty and punishment. So you have to do something that you together with the remembering the marginal notes, the index, you can only remember these penalties by writing it down in short notes, making a table. So this you can do. For section 36 it is illegal possession, and it provides punishment for 3 months minimum, maximum 5 years, or with fine 1 lakh rupees minimum and maximum 5 lakh rupees. Section 36 capital A provides penalty for opening, keeping or using any place as a common drinking house, or for having care, management, control, or for assisting in conducting business of any such place. So opening, keeping, using any place as a common drinking house. So what it provides, in contravention, whoever in contravention of this act or of any rule, notification or order made, issued or given thereunder, or of any license, permit or pass granted under this act. So either you do in contravention of act, rule, notification, order, or any license, permit, pass. So in contravention of all these things, you open, keep or use any place as common drinking house, or has a care, management or control of, or any manner assist in conducting the business of any place opened, kept or used as a common drinking house, in contravention of these things like रूल, नोटिफिकेशन, एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसके कॉन्ट्रावेंशन में, या लाइसेंस, परमिट, पास जो दिया गया है उसके कॉन्ट्रावेंशन में आप कॉमन ड्रिंकिंग हाउस को यूज़ करते हो, किसी प्लेस को कॉमन ड्रिंकिंग हाउस की तरह यूज़ करते हो, ओपन करते हो या उसको रखते हो, केयर मैनेजमेंट में, कंट्रोल में रखते हो, तो ये एक पेनल्टी प्रोवाइड करता है सेक्शन 36 कैपिटल ए उसके लिए. सो इट प्रोवाइड्स पनिशमेंट एज imprisonment for a term which may extend to 1 year, or with fine which shall not be less than 5,000 rupees, but which may extend to 25,000 rupees. So it is providing punishment for using a place, keeping, managing place as common drinking house in contravention of the act, license, permit, pass as per section 36 capital A. And it also provides subsequent offense अगर commit करता है कोई तो उसके लिए 2 years or fine not less than 10,000 rupees, but which may extend to 50,000 rupees. So subsequently he shall be punished with imprisonment for which may extend to 2 years, or with fine not less than 10,000, but which may extend to 50,000, or both. So here you can see or. So punishment is in or, here also in or. So punishment for 36 capital A, 1 year, or fine which may not less than 5,000 but extending to 25. In subsequent offences almost double हो गया, 2 years, or fine not less than 10 but which makes into 50,000. So here you apply the multiplication, like punishment भी double हो गया, almost fine भी double हो गया, minimum यहाँ पर 5 है तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ पर 25 है तो 50 हो गया, और imprisonment 1 से 2 हो गया. So these things can help you in remembering the punishments. Section 36 capital B provides penalty for being found drunk or for purpose of drinking in a common drinking house. So being found drunk or for the purpose of drinking in a common
drinking house. So it provides in contravention of this act or rule, notification or any order made, issued or given thereunder or of any license, permit, pass granted under this act. So इसके contravention में anybody found drunk or drinking in a common drinking house or is found there present for the purpose of drinking shall be punished with a fine which may extend to 1000 rupees, and person found in common drinking house during any drinking and any during any drinking therein shall be presumed that until the contrary is proved that he is present there for the purpose of drinking. So यहाँ पे presumption भी इसमें प्रोवाइड करी गई है. इसमें अल्टीमेटली एक्ट के लाइसेंस के और जो भी ऑर्डर इश्यूज नोटिफिकेशन इशू करेंगे उसके कॉन्ट्रवेंशन में अगर आप ड्रिंक कर रहे होते हो किसी में कॉमन ड्रिंकिंग हाउस में या आप ड्रंक फाउंड करे गए हो तो आपको 1000 रुपीज़ फ़ाइन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 36 कैपिटल बी में. और अगर आप वहाँ पर ऐसे प्लेसेस पे अगर ड्रिंक करते हुए पाए गए हो तो ये प्रिज्यूम करा जाएगा कि आप वहाँ पर ड्रिंक करने के पर्पज़ से ही वहाँ पर प्रेजेंट थे. सो दिस इज़ द प्रिजम्पशन ऑल्सो इन दिस सेक्शन. Section 36 capital C provides penalty for permitting a place to be used for the commission by other person for an offence punishable under section 34, 35, 36, 36 capital A. So it provides whoever being the owner or occupier having the use or care or management or control of any place knowingly permits to be used for the commission of any of the offences. So you as we discussed 35, 34, 36, 36 capital A. तो ऐसे ऑफेंसेस को करने के लिए कोई प्लेस को प्रोवाइड कर रहा है, जो ऑनर है ऑक्यूपायर है वो नोइंगली परमिट करता है वो ऑफेंसेस के कमीशन के लिए ऐसे प्लेस को यूज़ करने के लिए, तो उसके लिए पनिशमेंट प्रोवाइड किया जाएगा कि ही दैट पर्सन हु इज़ अलाउइंग द ऑनर ऑक्यूपायर ही शैल बी पनिश विद imprisonment which may extend to 1 year or with fine not less than 200 rupees but which may extend to 2000 rupees or both. So here 36 capital C, the owner occupier of any place having control management of that place, he knowingly permitting the commission of these offences provided in section 34, 35, 36 capital A, उसको punishment होगा 1 साल का या 200 रुपये minimum fine which may extend to 2000 rupees or both. Clear? Section 36 capital D provides execution of bond to abstain from commission of offences punishable under section 34 or 36. So here they are providing execution of bond कि आप ये offences commit नहीं करोगे. कौन सा section 34 and 36. तो यहाँ पे bond execute कराया जा सकता है कब? Whenever any person is convicted of an offence punishable under 34, 36, the magistrate convicting him. So here they are providing magistrate convicting, वही यहाँ पर bond execute करा सकता है. Is of opinion that it is necessary to require. When he is of opinion that it is necessary to require such person to execute a bond to abstain from the commission of offences punishable under those sections, मतलब 34 and 36. The magistrate may, at the time of passing sentence on such person, order him to execute a bond for sum proportionate to his means with or without sureties to abstain from commission of such offences during such period not exceeding 3 years. So bond का जो टाइम लिमिट होगा वो 3 years तक का होगा और वहाँ पर मजिस्ट्रेट उसका ओपिनियन है कि यहाँ पे ज़रूरी है कि उससे एक बॉन्ड एग्जीक्यूट कराना है 34. सो यू रिमेंबर कि बॉन्ड एग्जीक्यूट एब्सटेंशन के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जा सकता है तो किन प्रोविजंस में कन्विक्शन पे होगा, तो 34, 36 बॉन्ड का ड्यूरेशन क्या होगा 3 years होगा. सेक्शन 36 कैपिटल डी. It further provides subsection 2 form of bond and applications of the provisions of CRPC. So यहाँ पर CRPC के जो provisions हैं वो अप्लाई होंगे. बॉन्ड के फॉर्म में किस तरह का बॉन्ड भरा जाएगा, जो सेकंड शेड्यूल एंड द प्रोविजंस ऑफ CRPC, जो CRPC के जो प्रोविजंस में दिया है उसकी तरह ये वहाँ वो सारे प्रोविजंस अप्लाई होंगे. एंड इसमें दे आर सेइंग दैट एज इफ इट वर अ बॉन्ड टू कीप द प्लेस keep the peace. Here it is wrongly written here, it is peace. So जो 106 में प्रोवाइड किया है वही वैसे ही एप्लीकेबल होगा CRPC के जो बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जाए यहाँ पे CRPC अप्लाई होगा. Circumstances in which bond shall be void. So if the conviction is set aside on appeal or otherwise, the bond automatically becomes void. Okay. Further, subsection 4 provides power of appellate court or high court to make order. An order under this section may also be made by appellate court or by the high court when exercising its power of revision. So you know ये जो बॉन्ड वाला जो पावर है एग्जीक्यूट करने का वो appellate court और revisional court भी पास कर सकती हैं. ऑल राइट.
Now section 36 capital E provides the magistrate to require a person to show cause why he should not be ordered to execute a bond for good behavior. All right, so it is for good behavior and मजिस्ट्रेट किसी पर्सन को रिक्वायर कर सकता है कि आप बताएं कि आपके अगेंस्ट आपको बॉन्ड क्यों नहीं एग्जीक्यूट कराना चाहिए फॉर गुड बिहेवियर. सो व्हाट इट इज़ प्रोवाइडिंग दैट वेन एवर अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, so authority is JMFC. So this is a direct question that who is the authority as per 36 capital E. So it is judicial magistrate first class, especially empowered in this behalf by state government. So the whole statement you must remember, magistrate of first class especially empowered in this behalf by the state government. He receives information that any person within the local limits of jurisdiction habitually commits or attempts to commit or abets the commission of any offence punishable under section 34 or 36 as per the same as is provided in the previous section 36 capital D. But the ground is different, the things are somewhere different, that it is providing for bond for good behavior, not for peace. And secondly, it is providing habitually commits, those persons who habitually commits or attempt to commit or abet of offences punishable under section 34 or 36. So such magistrate may require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond with sureties for his good behavior for such period not exceeding 3. So it is same as the previous provision, 3 साल तक का ही बॉन्ड एग्जीक्यूट हो सकता है उसका पीरियड. गुड बिहेवियर के लिए है यहाँ पर, नॉट फॉर पीस, एंड JMFC इज द अथॉरिटी. एंड इट इज़ फर्दर प्रोवाइड्स एज वी सी इन द सेक्शन 1110 ऑफ CRPC एंड CRPC के अदर रिलेटेड प्रोविजंस यहाँ पर इक्वली एप्लीकेबल होंगे एज द बॉन्ड इज एग्जीक्यूटेड अंडर सेक्शन 110 ऑफ CRPC. नाउ सेक्शन 36 कैपिटल F प्रोवाइड्स पेनल्टी फॉर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एट पब्लिक प्लेसेस. सो इट इज़ प्रोवाइडिंग को whoever जो पब्लिक प्लेसेस पे कंज्यूम करता है अल्कोहल को. सो हियर इट इज़ अल्कोहल ओनली, except at the premises licensed for consumption of alcohol if anyone is found consuming alcohol or intoxicated conditions at public places like educational institutions, hospitals, temples of worship, bus stand, railway station, public roads, etc. So यहाँ ये सारी जगह पर कोई अल्कोहल को कंज्यूम करा पाया जाता है या इंटॉक्सिकेटेड पाया जाता है तो he shall be punished with fine for the first offence not less than 1000 rupees but which may extend to 5000 and repeated offences के cases में जब कोई subsequently दोबारा कोई offence commit करता है so it is further providing fine 5000 rupees but which may extend to 10,000. So in the first offence it is 1000 and 5000 and here in 5000 and 10,000. So it is providing only fine. All right, it is not punishing as any not providing any imprisonment, it is only providing fine. And also it is accepting the premises license for consumption of alcohol. So ऐसे premises में अगर कोई consume कर रहा है तो he is not committing any offence. But अगर कोई alcohol consume कर रहा है ऐसे public places पे, इन्होंने बताया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, टेम्पल्स, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पब्लिक रोड्स जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग होती है ऐसे प्लेसेस पे पूरी तरह से इन्होंने रेस्ट्रिक्ट करा है और इस पर फाइन इम्पोज होगा अगर कोई ऐसे पाया जाता है. Subsection 2 of the same provision as section 36 capital F, it was subsection 1 and subsection 2 provides penalty for creating nuisance after consuming of alcohol at public places except at the premises licensed for consumption of alcohol. In ऐसे premises जो license उनको छोड़कर if anyone is found creating nuisance after consuming alcohol at public places like same as the previous subsection providing hospitals, educational institutions, temples, bus stand, railway station, etc. shall be punished with fine not less than 10,000 but which may extend to 20,000. So almost जो subsequent offence में यहाँ पर subsection 1 में बताएगा उसका double यहाँ पर fine impose करा जा सकता है. 10,000 minimum, maximum 25,000. So now section 37 provides penalty for offence not otherwise provided for. So whoever is guilty of any act or intentional omission in contravention of any of the provisions of this act, rule, notification or order made, issued or given thereunder and not otherwise provided for in this act. So ये बोल रहे हैं अल्टीमेटली कि जो भी ऑफेंसेस यहाँ पे अलग से नहीं दिए गए हैं, जैसे हमने अभी 34 से 36 कैपिटल ए तक ऑफेंसेस कवर किए, पर ऐसी कोई एक्टिविटी जो अदरवाइज मतलब एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में है, जो लाइसेंस की कंडीशंस हैं, नोटिफिकेशन है, कुछ भी ऐसा ओमिशन या एक्ट है जो कोई व्यक्ति इंटेंशनली करता है और इससे कॉन्ट्रावेंशन होता है किसी भी एक्ट रूल का,
और वो स्पेसिफिकली कोई प्रोविज़न नहीं है इस एक्ट में उसको पनिश करने के लिए, तो वो उसके बाद भी सेक्शन 37 में कवर होगा। एंड ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 rupees और बोथ। क्लियर? नाउ सेक्शन 38 प्रोवाइड्स पेनल्टी फॉर सर्टेन अनलॉफुल एक्ट्स ऑफ लाइसेंस्ड वेंडर्स। सो यहाँ पे लाइसेंस वेंडर्स जो अनलॉफुल एक्ट्स कमिट करेंगे उसके लिए पेनल्टी दी है। 1 provides a licensed vendor or any person in his employ and acting on his behalf, so he himself और जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उसके बिहाफ पे एक्ट कर रहे हैं, सेल्स एनी इंटॉक्सिकेंट टू अ पर्सन हु इज़ ड्रंक और इंटॉक्सिकेटेड, किसी ऐसे व्यक्ति को जो पहले से ही ड्रंक है, इंटॉक्सिकेटेड है, उसको इंटॉक्सिकेंट सेल करना। सेल्स और गिव्स एनी इंटॉक्सिकेंट टू एनी पर्सन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 23 के कॉन्ट्रावेंशन में सेल कर देता है। इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 22 एम्प्लॉयज़ और परमिट्स टू employed on any part of his licensed premises referred to in this section any male or women, so as provided in किसी भी women को या 21 से कम का कोई मेल है उसको आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं आप अपने लाइसेंस प्रोमाइसेस में। डी प्रोवाइड्स परमिट्स drunkenness, intoxication, disorderly conduct, dancing, singing, playing of music, gaming on licensed premises of such vendor. So ऐसा कुछ आप करते हो। He provides permits persons who he knows or has reason to have been convicted of any non-bailable offence who are prostitutes to resort to or assemble on licensed premises of such vendor whether for the purpose of a crime or prostitution or not. Okay. So all these things are unlawful acts ऑफ लाइसेंस वेंडर्स। तो ये सारी चीज़ें आप अलाउ कर रहे हो और ये चीज़ें आप खुद कर रहे हो या किसी के थ्रू करवा रहे हो, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है जो पनिशेबल है। उसकी इम्प्रिजनमेंट दिस सेक्शन प्रोवाइड्स शैल बी ऑल दीज थिंग्स शैल बी पनिशेबल विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1000 rupees बट विच में एक्सटेंड टू 2000 rupees। एंड सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स वेयर एनी लाइसेंस वेंडर और एनी पर्सन इन हिज एम्प्लॉय एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ इज चेंज्ड विथ I'm sorry, it is not changed, it is charged. It is charged with permitting drunkenness on premises of such vendor, and it is proved that any person was drunk on such premises. The burden shall lie on the person who is charged to prove that the licensed vendor and the persons employed by him took all reasonable steps for preventing drunkenness on such premises. So अगर ये प्रूव हो जाता है कि उसने drunkenness जो व्यक्ति लाइसेंस्ड है या उसके बिहाफ में जो एक्ट कर रहा है वो उसको पता वो चार्ज है इस बात से कि उसने परमिट किया है ड्रंकनेस को अपने प्रोमाइसेस में, एंड ये प्रूव हो गया है कि दैट पर्सन वाज ड्रंक ऑन सच प्रोमाइसेस, तो ये द बर्डन शैल लाई ऑन द पर्सन्स चार्ज टू प्रूव दैट द लाइसेंस वेंडर एंड द पर्सन्स एम्प्लॉयड बाय हिम टुक ऑल रीजनेबल स्टेप्स फॉर प्रिवेंटिंग ड्रंकनेस ऑन सच प्रोमाइसेस। तो ये बर्डन प्रूव करने का उसी व्यक्ति पर होगा जो चार्ज करा गया है इस सेक्शन के अंदर, that he permitted all these things provided under subsection 1। तो burden of proof ये होगा कि हमने reasonable steps लिए थे कि वो drunkenness को premises में रोकने का उन्होंने कोशिश किया था, उन्होंने reasonable steps लिए थे। तो ये burden of proof license vendor या जो उसके behalf पर act कर रहा है उसी पर जाएगा। Now section 38 capital A provides penalty on licensed manufacturer or vendor of intoxicant for mixing or permitting to be mixed with such article any noxious drug or any foreign ingredient or any diluting or coloring substance। So ये लाइसेंस मैन्युफैक्चरर और वेंडर ऑफ इंटॉक्सिकेंट इन पे पेनल्टी इम्पोज कर रहा है ये सेक्शन 38 कैपिटल ए फॉर मिक्सिंग और परमिटिंग टू बी मिक्सड विथ सच आर्टिकल एनी नॉक्शियस ड्रग और एनी फॉरेन इंग्रेडिएंट और एनी डाइल्यूटिंग और कलरिंग सब्सटेंस। तो ये मिक्स करने पर ये पेनल्टी प्रोवाइड कर रहा है। इफ़ अ लाइसेंस मैन्युफैक्चरर, लाइसेंस वेंडर और एनी पर्सन इन हिज एम्प्लॉय एक्टिंग ऑन बिहाफ मिक्सेस और परमिट्स टू बी मिक्सड with any intoxicant manufactured, sold, capped or exposed for sale by him any noxious drug or any foreign ingredient, any diluting or coloring substance, except as prescribed in this in the license, or has in his possession any intoxicant in respect of which such mixture has been made, he shall be punishable with imprisonment, which shall not be less than 1 month, but which may extend to 1 year, or with fine. So here, or with fine, not less than 300 rupees, but which may extend to 2000 rupees. So imprisonment 1 month minimum, maximum 1 year, or with fine minimum 300 rupees, but which may extend to 2000 or with both.
So both is also there. Now section 39 provides penalty for misconduct by licensee, etc. So a holder of license, permit or pass granted under this act, or any person in the employ of such holder or acting on his behalf. So holder of license, permit or pass. First, A fails to produce such license, permit or pass on demand of any excise officer or of any other officer duly empowered to make such demand, save in case provided for section 34, contravenes any rule made thereunder under section 62, or does any act in breach of conditions of license, permit or pass not otherwise provided for in this act, shall be punishable in case the clause A with fine which may extend to 400 rupees, and in case clause B or C, fine extending to 10,000 rupees. So B और C में 10,000 है, A में 400 रुपीज़ फाइन है. सो यहाँ पर मिसकंडक्ट बाय लाइसेंसी और जो पास जिनके पास होता है या परमिट है वो कोई मिसकंडक्ट करते हैं. मिसकंडक्ट मीन्स ABC जो प्रोवाइड कर रहे हैं कि जब ऐसा परमिट, लाइसेंस और पास डिमांड करा जाता है एक्साइज ऑफिसर के द्वारा या कोई ऑफिसर जो एम्पावर्ड है, आप उसको डिमांड पर नहीं देते हो, वो ऐसा लाइसेंस प्रोड्यूस नहीं करते हो. एंड सेव इन केस ऑफ सेक्शन 34, आप कोई रूल जो सेक्शन 62 में बनाया गया उसको कंट्रवीन करते हो या अपने लाइसेंस, परमिट, पास की जो कंडीशंस उनको ब्रीच एक्ट उनको ब्रीच करते हो ऐसी कंडीशंस को, तो आप ए वाले जो यहाँ पर प्रोड्यूस करने से फेल कर रहे हो यहाँ पर 400 रुपीज़ फाइन, एंड बी एंड सी में 10,000 रुपीज़ तक का फाइन आप पे इम्पोज किया जा सकता है. इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 39. 40 प्रोवाइड्स penalty for allowing consumption in chemist shop, etc. So it provides a chemist, druggist, apothecary. Apothecary is a noun. It provides, it means that a person who makes medicines, who makes medicines out of drugs and all. So you can say apothecary is a noun, which means a person, a specific person who specifically makes medicines. So a chemist, druggist, apothecary, keeper of dispensary who allows any intoxicant which has not been bona fide medicated for medicinal purposes, which has not been bona fide medicated for medicinal purposes to be consumed on his business premises by any person not employed in his business. So subsection 1 is providing a chemist, druggist, apothecary or keeper of a dispensary who allows any intoxicant which has not been bona fide medicated for medicinal purposes to be consumed on his business premises by any person not employed in his business. So जो employed नहीं है business में और business के दौरान ये consume किया जाता है और medicinal purposes से bona fide ये नहीं बनाया गया है, तो ऐसे he shall be all these persons, chemist, druggist, apothecary और dispensary जो रखता है वो intoxicant को ऐसे medicinal purposes से ना होते हुए ये business hours में, और ऐसे लोग जो बिज़नेस में इन्वॉल्व नहीं है वो कंज्यूम करते हैं बिज़नेस में, तो दे शैल बी ऑल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, दे शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंडिंग टू 1 year और विद फाइन नॉट लेस देन 500 रुपीज़ बट विच में एक्सटेंड टू 4,000 रुपीज़ और बोथ. सो पनिशमेंट इज़ प्रोवाइडेड 1 year और फाइन नॉट लेस देन 500 रुपीज़ बट विच में एक्सटेंड टू 4,000 और बोथ ऑफ दैम. So this is subsection 1. Subsection 2 provides any person not employed as aforesaid who consumes any such intoxicant on such premises shall be punishable with fine up to 500 rupees. So यहाँ पर तो ऐसे लोगों को पनिश करा, मतलब पनिशमेंट सबसेक्शन 1 में जो पनिशमेंट है वो केमिस्ट, ड्रगिस्ट, अपोथेकेरी और डिस्पेंसरी जो कीप करता है उन लोगों को पनिश किया गया है सबसेक्शन 1 में. नाउ सबसेक्शन 2 ऑल्सो punishes persons जो यहाँ पर दिया, any persons not in employed in his business. So ऐसे लोगों को अगर अलाउ करता है केमिस्ट और ड्रगिस्ट कंज्यूम करना तो वो punished है, बट जो पर्सन कंज्यूम कर रहा है he is also punished under subsection 2 with fine up to 500 rupees. Now section 40 capital A provides punishment for obstruction to assault on officer. So whoever assaults or obstructs any excise officer or any person exercising power under this act, or any informant or other person helping such officer or person while exercising power under this act, he shall be punished with imprisonment extending to 2 years or fine 2,000 rupees or both. So this is for obstruction or assault to officer, excise officer और जो इस एक्ट के अंदर पावर्स एक्सरसाइज कर रहा है या कोई इन्फॉर्मेंट है,
तो अगर आप उनको ऑब्स्ट्रक्ट या असॉल्ट करते हो तो पनिशमेंट है 2 साल या फाइन अप टू 2000 रुपीज़ या बोथ. Now section 41 provides manufacture, sale or possession by one person on account of another. So where any intoxicant has been manufactured or sold is possessed by any person on account of any other person. So जो manufacture और sold करा जा रहा है intoxicant वो किसी एक के द्वारा किसी दूसरे के लिए किया जा रहा है, and such other person knows or has reason to believe that such manufacture or sale was or that such possession is on account of on his account, the intoxicant shall for the purposes of this account be deemed to have been manufactured or sold or to be in the possession of such other person. So ये this provides that ये provide कर रहा है कि जो अदर इसको कर रहा है, ये मैन्युफैक्चर, पोजेशन और सारी चीज़ें जो एक्टिविटीज़, ऐसा माना जाएगा कि जो अदर पर्सन कर रहा है वो खुद के ही पार्ट पे ये चीज़ कर रहा है, सेल कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है. एंड सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल absolve any person who manufactures, sells or has in possession an intoxicant on account of another from liability to any punishment under this act for unlawful manufacture, sale or possession of such intoxicant. So it is providing that जो सबसेक्शन 1 में प्रोवाइड किया कि जो अदर पर्सन ये मैन्युफैक्चर सेल कर रहा है तो ऐसा माना जाएगा कि वो खुद ऐसा कर रहा है, किसी दूसरे के पार्ट पे करने के बाद भी वो ऐसा माना जाएगा कि ही इज़ हिमसेल्फ डूइंग फॉर हिमसेल्फ. एंड सबसेक्शन 2 प्रोवाइड कर रहा है कि सबसेक्शन 1 की वजह से ऐसा नहीं होगा कि जो ओरिजिनली जो किसी दूसरे के थ्रू ये कॉज करा रहा है वो लाइबिलिटी से बच जाएगा. ही इज़ ऑल्सो लाइबल फॉर द पनिशमेंट अंडर दिस एक्ट. सेक्शन 42 प्रोवाइड्स अटेम्प्ट्स टू कमिट and abatement of offences. So whoever attempts to commit or abates any offence punishable under this act shall be liable to punishment provided for the offence. So जो offence का commission और abatement होगा, जो attempt होगा, so you see whoever attempts to commit or abates any offence punishable under this act shall be liable to punishment provided for such offence. So if you carefully see, attempt के लिए भी इन्होंने same punishment को से पनिश करने के लिए प्रोवाइड किया है. सो जो ऑफेंस के लिए पनिशमेंट दी है वो अटेम्प्ट और अबेटमेंट के लिए भी सेम होगी एज पर सेक्शन 42 ऑफ दिस एक्ट. सेक्शन 43 प्रोवाइड्स presumption as to commission of offences in certain cases. So it provides in prosecution under section 34, 35, 36, it shall be presumed until the contrary is proved that the accused person has committed an offence punishable under those sections in respect of any intoxicant, any still utensil, implement or apparatus whatsoever for the manufacture of an intoxicant other than tarry, or any materials which have undergone any process towards the manufacture of an intoxicant or from which an intoxicant has been manufactured, for the possession of which he is unable to account for satisfactorily. So this section is providing presumption of commission of offence. If anybody is charged under 34, 35, 36, so it shall be presumed that उसने offence commit किया है in respect of intoxicant, any still utensil, implement, apparatus and material. So this is a presumption कि अगर आप 34, 35, 36 से चार्ज हो तो ऐसे केसेस में ये presume करा जाएगा कि इससे related आपने offences commit किया है in respect all of these things you have committed offence under 34, 35, 36. Section 44 provides criminal liability of licensee for acts of servants. So where any offence under section 34, 35, 36, 36 capital A, 38, 38 capital A, section 39 is committed by any person in the employ acting on behalf of holder of a license, permit or pass granted under this act, such holder shall also be punishable as if he had himself committed the same. So अगर कोई एजेंट या किसी व्यक्ति के बिहाफ पर, जो होल्डर है उसके बिहाफ पर कोई एक्ट कर रहा है और उसने ऑफेंस कमिट किया है, तो होल्डर जो होगा ही विल बी ट्रीटेड एज ही हिमसेल्फ हैज़ कमिटेड द ऑफेंस अनलेस ही इस्टेब्लिशेस दैट ऑल ड्यू रीजनेबल प्रिकॉशन वर एक्सरसाइज बाय हिम टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस. जब तक ये प्रूव नहीं कर देगा कि उसने ऑफेंस के कमीशन को रोकने के लिए रीजनेबल एंड ड्यू प्रिकॉशंस लिए थे, provided that no person other than the actual offender shall be punishable. But यहाँ पर actually प्रोवाइड करा है कि एक्चुअली जो ऑफेंडर है वही पनिश किया जाएगा, अदरवाइज जो ऑफेंडर नहीं है उसको पनिश नहीं कर सकता एज पर प्रोविजो. बट एट द सेम टाइम इट इज़ प्रोवाइडिंग कि होल्डर ने अगर रीजनेबल प्रिकॉशन और ड्यू प्रिकॉशंस उसने इस्टेब्लिश नहीं किया कि उसने कमीशन को रोकने के लिए प्रिकॉशंस लिए थे ऐसे ऑफेंस के, तो ही
ऑल्सो एज पर 44 ये माना जाएगा कि ही हिमसेल्फ हैज़ कमिटेड द सेम ऑफेंस. Section 45 provides enhanced punishment after previous conviction. So if any person after having been previously convicted of an offence punishable under section 34, 35, 36, 36 capital A, 36 capital B, 36 capital C, section 40 or under the corresponding provisions in any enactment repealed by this act, subsequently commits and is convicted of an offence punishable under any of those sections, he shall be liable to twice the punishment which he might be imposed on first conviction. So this 45 section 45 providing enhanced punishment after previous conviction. So जो previously इन provisions में convict हो चुका है, अगर वो दोबारा offense commit करता है तो जब वो punish किया जाएगा तो he shall be liable to twice the punishment which might be imposed. जो first conviction पे दी जा सकती थी वो double twice the punishment यहाँ पर impose की जाएगी. Proviso provides that nothing in this section shall prevent any offence which might otherwise have been summarily tried under chapter 21 of the CRPC from being so tried. So जो otherwise offence chapter 21 of CRPC summarily try हो सकता था, यहाँ पर ऐसा try करा जाना कोई भी इस section में इस बात को नहीं prevent करेगा कि वैसे summarily trial हो सकता है, जो otherwise summarily try किया जा सकता है as per chapter 21 of CRPC. Section 46 provides liability of certain things to be to confiscation. Whenever an offence has been committed which is punishable under this act, the intoxicant material, still, utensil, implements or apparatus in respect of or by means of which such offence has been committed, the receptacles, packages and coverings in which any such intoxicant material, still, utensil, implements or apparatus is or are found, and the other contents, if any, of the receptacles or packages in which the same is or are found, and the animals, carts, vessels, rafts, other conveyance used in carrying the same shall be confiscated. So जो सारी चीज़ें ये जो दी हुई हैं in relation to जब भी कोई offence commit होता है इस act के अंदर, तो ये सारी चीज़ें confiscate कर ली जाएंगी जो भी उसमें यूज़ हुई हैं. वो offence के कमीशन के लिए उससे सारी जो चाहे receptacle हो, utensil हो, apparatus हो, सारी जो भी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड पैकेजेस सब यहाँ पर कॉन्फिस्केट हो जाएंगे जब ऑफेंस कमिट होता है उसके बाद. सबसेक्शन 2 ऑफ द सेम सेक्शन प्रोवाइड्स एनी इंटॉक्सिकेंट लॉफुली इंपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेड, मैन्युफैक्चर्ड, हेल्ड इन पोजेशन और सोल्ड अलॉन्ग विद or in addition to any intoxicant liable to confiscation under subsection 1, and the receptacles, packages and covering in which any such intoxicant materials, still, utensil, implements or apparatus as aforesaid is or are found, and any other contents, if any, of the receptacles, packages in which the same is or are found, the animals, rafts or other conveyance used in carrying the same shall likewise be liable to confiscation. So this subsection is providing same thing for confiscation, all these things used in for making of intoxicant as per subsection 1. The difference is that it is providing for which is intoxicant lawfully imported, transported, manufactured, जो उसकी पोजेशन में है और सेल करा गया है. इन एडिशन टू सबसेक्शन 1, तो उसके अलावा जो चीज़ें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगी वो भी उसी की तरह कॉन्फिस्केट की जाएगी एज पर सबसेक्शन 2. Section 47 now provides order of confiscation. So where in any case tried by the magistrate decides that anything is liable to confiscation under section 46, he shall order confiscation of the same. So मैजिस्ट्रेट ट्राई करता है केस को और वो डिसाइड करता है कि 46 में वो आर्टिकल्स का, वो सारी चीज़ों का कॉन्फिस्केशन होना चाहिए, तो वो ऑर्डर करेगा कॉन्फिस्केशन का, प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी इंटीमेशन अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 47 कैपिटल ए, जो हम नेक्स्ट प्रोविजन पढ़ेंगे, बीइंग रिसीव्ड बाय द मजिस्ट्रेट, ही शैल नॉट पास एनी ऑर्डर इन रिगार्ड टू कॉन्फिस्केशन एज अफोरसेड अंटिल द प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर द कलेक्टर under section 47 capital A in respect of the things as aforesaid have been disposed of. So it is providing कि as per 47 capital A कलेक्टर एक written intimation देता है मैजिस्ट्रेट को कि यहाँ पर क्या प्रोसीडिंग्स करी गई हैं कॉन्फिस्केशन से रिलेटेड. तो ऐसे केसेस में कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेगा जब तक मैजिस्ट्रेट, जब तक कि कलेक्टर की प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हैं और वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती हैं, तब तक कोई भी ऑर्डर कॉन्फिस्केशन से रिलेटेड मैजिस्ट्रेट जो ट्राई कर रहा है ऑफेंस को वो पास नहीं करेगा एज पर द प्रोविजो.
Now it further provides, and if the collector has ordered confiscation of the same under subsection 2 of 47 capital A, the magistrate shall not pass any order in this regard. So जहाँ पर ये कॉन्फिस्केशन का भी ऑर्डर कर दिया गया है 47 कैपिटल ए के सबसेक्शन 2 में, तो वहाँ पर भी ऐसे केसेस में मजिस्ट्रेट कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेगा जो कॉन्फिस्केशन से रिलेटेड होगा. सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स व्हेन एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन कमिटेड बट द ऑफेंडर इज़ नॉट नोन or cannot be found, the collector shall be the case shall be inquired into and determined by collector who may order confiscation. So ये प्रोवाइड कर रहा है कि जब ऑफेंस ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया जो नोन ही नहीं है या उसको पकड़ ही नहीं पाए हैं, तो ऐसे केसेस में इंक्वायरी और कॉन्फिस्केशन से रिलेटेड चीज़ों को कलेक्टर डिटरमाइन करेगा. फर्दर देयर आर प्रोविजंस, सो इट इज़ प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ सीजिंग द थिंग intended to be confiscated or without hearing any person who may have claims over that and the evidence which he may produce in support of the claim. So जो confiscation है वो 1 महीने ऐसे केसेस में किसी भी केस में जो सबसेक्शन 2 में इसमें दिया है तब तक कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर नहीं होगा जब तक कि 1 महीने का टाइम नहीं निकल गया है, या ऐसे व्यक्ति जिनके पास जो क्लेम कर रहे हैं राइट्स ओवर दैट दोज आर्टिकल्स विच आर टू बी कॉन्फिस्केटेड, कि वो एविडेंस दे रहा है, उसको एक हियरिंग की अपॉर्चुनिटी और एविडेंस दैट कि उस पर टाइटल है उसके सपोर्ट में. फर्दर प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ़ द थिंग इन क्वेश्चन इज़ लायबल टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके, or if the collector is of opinion that the sale would be for the benefit of its owner, the collector may at any time direct to be sold. So जहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो स्पीडी एंड नेचुरल डिके की है कि भाई वो ख़राब हो सकती है या उसमें वो यूज़फुल नहीं होगी जब तक कि उसका यूज़ कुछ टाइम के पहले ना हो जाए, तो ऐसे केसेस में सेल किया जा सकता है और वो बेनिफिट में होगा, कलेक्टर को ऐसा लगता है कि उस ऑनर के बेनिफिट में होगा तो वो सेल के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं. एंड द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन this subsection shall as nearly as may be applicable apply to the net proceeds of the such sale. Now section 47 capital A provides confiscation of seized intoxicants, articles, implements, utensils, materials, conveyance, etc. So it provides subsection 1, whenever any offence covered by clause A or B of subsection 1 of section 34 is committed and the quantity of liquor found at the time or in course of detection of offence exceeds 5 bulk liter, every officer employed under this section under section 52 while seizing any intoxicant, implement, utensil, material, conveyance, etc. under subsection 2 of 34 or 52 of the act shall place on the property seized mark indicating that the same has been so seized. So जब सीज़ किया जाएगा तो यहाँ पर एक सीज़र मार्क वहाँ पे बनाया जाएगा कि यहाँ पर ये सीज़र का मार्क है. And without undue delay, either produce the seized property before the officer not below the rank of district excise officer authorized by state government by a notification in this behalf, he is referred as authorized officer, or where having regard to its quantity or bulk or any other genuine difficulty it is not expedient to do so, make a report containing all details about the seizure to him. So या तो आप district excise officer जो authorized है उसको आप एक जो प्रॉपर्टी है उसको आप प्रोड्यूस करोगे, जो सीज प्रॉपर्टी है, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते क्वांटिटी और बल्क को देखते हुए तो आप एक रिपोर्ट बनाओगे जिसमें आप उसको डिटेल्स रीजंस दोगे, सीज़र के बारे में बताओगे कि ये सीज़र किया गया है. सो दिस इज सबसेक्शन 1. सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स व्हेन द कलेक्टर अपॉन प्रोडक्शन बिफोर हिम ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, आर्टिकल्स, इम्प्लीमेंट्स, यूटेंसिल्स, मटीरियल्स, कन्वेंस, एट्सेट्रा, और ऑन रिसीट ऑफ रिपोर्ट अबाउट सच सीज़र एज द केस मे बी, इज सेटिस्फाइड दैट एन ऑफेंस कवर्ड by A or B of subsection 1 of 34 committed and where the quantity of liquor is more than exceeding 5 bulk liter, he may on the ground to be recorded in writing order the confiscation of intoxicants, articles, implements, utensils, materials, conveyance, etc. so seize. So ऐसे केस में कलेक्टर जब उसके पास ये प्रोड्यूस किया जाता है, रिपोर्ट आती है तो वो 5 bulk से ज़्यादा मिलता है तो उसको कन्फिस्केशन को कलेक्टर ऑर्डर कर सकता है. It further provides he may during the pendency of the proceedings for such confiscation interim order भी पास कर सकता है for the custody or disposal of the confiscated intoxicants, articles, implements, utensils, etc. जो उसको ज़रूरी लगता है as per the circumstances of the case. So यहाँ पे interim order भी पास किया जा सकता है उसकी कस्टडी या डिस्पोजल के लिए.
Now subsection 3 provides no order under subsection 2 shall be made unless the collector has sent an intimation. So as this is the same provision which is mentioned in section 47 कि ये intimation. So जब तक ये sent an intimation in form prescribed by excise officer about initiation of proceedings for confiscation of seized intoxicants, articles, implements, etc. to the court having jurisdiction to try offence on account of which the seizure has been made. So जो offence का ट्रायल चल रहा है जिस कोर्ट में उसको एक इंटीमेशन इनिशिएशन ऑफ कॉन्फिस्केशन का इंटीमेशन दिया जाएगा, तब तक ऐसा कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर कलेक्टर नहीं करेगा एज इट इज़ प्रोवाइडिंग अंडर सबसेक्शन 3. बी प्रोवाइड्स unless the collector has issued a notice in writing to the person from whom such intoxicants, articles, implements, etc. have been seized and to any person staking claim. तो जो जिससे सीज हुआ और जो क्लेम कर रहा है, एंड टू अदर पर्सन हु मे अपीयर बिफोर द कलेक्टर टू हैव एन इंटरेस्ट, जो जिसके पास इंटरेस्ट हो, जब तक उसको एक राइटिंग में नोटिस नहीं दिया जाता है. एंड सी प्रोवाइड्स अनलेस कलेक्टर हैज़ अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू द पर्सन्स रेफर्ड एंड बी अबव of making a representation against proposed confiscation. So एक अपॉर्चुनिटी और रिप्रेजेंटेशन का मौका देना भी ज़रूरी होगा ऑर्डर के पहले. डी प्रोवाइड्स unless collector has given to the officer affecting the seizure under subsection 1 and to the persons who have been noticed under clause B a hearing. So जब तक को कि ऑफिसर जो है जिसने सीज़ किया है उनको और जो पर्सन्स हैं जिनको नोटिस दिया गया है बी के अंदर, उनको एक हियरिंग का मौका दिए बिना ऑर्डर नहीं किया जाएगा एज पर सबसेक्शन 3. नाउ सेक्शन 47 कैपिटल बी प्रोवाइड्स अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन. सो any person aggrieved by an order of confiscation passed under subsection 2 of section 47 capital A, जैसे हमने अभी मेंशन किया, अभी रीड किया, within 30 years. सो एक अपील 30 दिन के अंदर जो कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर 47 कैपिटल ए सबसेक्शन 2 में किया जा रहा है, एग्रीड पर्सन अपील कर सकता है टू द कलेक्टर कंसर्न्ड और टू एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन. सो कलेक्टर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन referred as appellate authority, and such appeal memorandum shall be accompanied by a certified copy of order. So certified copy of order उसमें included होगा. The appellate authority on presentation of such memorandum of appeal issue notice to the appellant and other person who likely to be who are likely to be adversely affected by the order that may be passed in appeal. So उनको appellate authority एक notice issue करेगी. सो वी हैव टू रिमेंबर दैट अपील 30 डेज़ के अंदर अंदर होनी चाहिए और कलेक्टर को होगी या किसी अदर ऑफिसर जो ऑथराइज है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू. सो दिस इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि अपील 30 डेज़ के अंदर सेक्शन 47 कैपिटल बी अपील कलेक्टर को होगी या अदर ऑफिसर जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज है. अपील में ये मेमोरेंडम ऑफ अपील होगा, नोटिस किया जाएगा दोनों पार्टीज़ को, और अपील में सर्टिफाइड कॉपी भी शामिल होगी. सबसेक्शन 3 प्रोवाइड्स the appellate authority after hearing the parties to the appeal shall pass an order confirming, reversing, modifying the order of confiscation appealed against. तो इसमें चाहे कन्फर्म कर सकती है appellate authority, रिवर्स कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है प्रीवियस ऑर्डर को जो पास किया गया है, provided that he may pass an order of interim nature for custody disposal of the confiscated article during the pendency of appeal as may appear to him just or proper in circumstances of the case, but he shall not shall have no power, appellate authority shall have no power to stay the order of confiscation appealed against during the pendency of appeal. So you must remember it is a direct question. क्या options में हो सकता है कि क्या appellate authority जो pendency of appeal के दौरान confiscation को stay कर सकती है, तो as per the proviso ऐसा order नहीं कर सकती appellate authority during the pendency of the appeal. Now section 47 capital C provides revision before court of session against order of appellate authority. So any person, any party to appeal aggrieved by final order by the appellate authority under subsection 3 of 47 capital B may within 30 days. So appeal भी 30 days के अंदर होनी थी, revision भी 30 days के अंदर अंदर court of session को submit a petition or revision solely on the ground of illegality. So you have to remember कि सिर्फ illegality के ग्राउंड पर ही कोर्ट ऑफ सेशन में रिवीजन फाइल हो सकता है अंडर सेक्शन 47 कैपिटल C within 30 days before court of session and on the ground of illegality. The court of session may, if finds any illegality in the order of the appellate authority, he may confirm, reverse, modify the order
and provided that the court of session shall have no power to stay the order of confiscation of order passed by the appellate authority during the pendency of the petition for revision before it. So pendency के दौरान यहाँ पर court of session के पास भी ये power नहीं होगी कि वो confiscation के order को stay करे. Now section 47 capital B provides bar of jurisdiction of court under certain circumstances. So notwithstanding anything in the contrary contained in the act or any other law for the time being in force, the court having jurisdiction to try offences covered by clause A or B of subsection 1 of 34 on account of which such seizure has been made shall not make any order about disposal, custody etc. of the intoxicant articles, implements, utensils, material, conveyance etc. seized after it has received from the collector an intimation under clause A of subsection 3 of 47 capital A about the initiation of the proceedings for confiscation of seized property. So this provision is barring the jurisdiction of court. To what extent? दैट जो अगर कलेक्टर से इंटीमेशन मिल गया है 47 कैपिटल ए सबसेक्शन 3 के अंदर कि जो क्लॉज ए है ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ 47 कैपिटल ए, वहाँ पर इंटीमेशन दे दिया है कलेक्टर ने कि जो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट ट्रायल होना है या चल रहा है तो उसके अगेंस्ट कॉन्फिस्केशन की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर रहा है, कलेक्टर इनिशिएट कर रहा है. तो ऐसा इंटीमेशन मिलने के बाद कोई भी मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन उसके पास ये पावर नहीं होगी कि वो डिस्पोजल और कस्टडी एट्सेट्रा से रिलेटेड कोई भी ऑर्डर करे. तो यहाँ पर बार लगाया गया है सेक्शन 47 कैपिटल डी के द्वारा. सो डिस्पोजल और कस्टडी से रिलेटेड बस कोई भी ऑर्डर मजिस्ट्रेट पास नहीं कर सकता है. नाउ सेक्शन 48 प्रोवाइड्स पावर टू कंपाउंड ऑफेंसेस एंड इम्पोज्ड पेनल्टी. सो द एक्साइज कमिश्नर और कलेक्टर मे एक्सेप्ट फ्रॉम एनी पर्सन whose license, permit or pass is liable to be cancelled or suspended under clause A or B of section 31, or who is reasonably believed to have committed an offence under section 37, 38 capital A, except cases involving admixture of an intoxicant with any noxious drugs और section 39. तो ऐसे इस केस को छोड़कर 38 कैपिटल ए में कि जिसमें एडमिक्सचर ऑफ इंटॉक्सिकेंट फॉर विद एनी नॉक्शियस ड्रग्स हो, और section 39, a sum of money not exceeding 10,000 rupees in lieu of such cancellation or suspension or by way of composition for such offence as the case may be, or may impose a penalty a sum not exceeding 10,000 rupees and may in either case order the confiscation of articles which are seized. So this para providing for the cancellation or suspension की जगह पर 10,000 rupees penalty पे करके उसको बचाया जा सकता है. कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस को कंपाउंड किया जा सकता है. एंड सेकंड पैरा इज प्रोवाइडिंग फॉर कन्फिस्केशन. तो ऐसे आर्टिकल्स जो यूज़ हुए हैं जिनको कॉन्फिस्केट किया जा सकता है 46, 47 कैपिटल ए में जो हमने डिस्कस किया, तो वहाँ पर भी अगर 10,000 पेनल्टी पे कर दी जाती है तो इसको भी कंपाउंड करा जा सकता है. कौन कर सकता है? एक्साइज कमिश्नर और द कलेक्टर. सो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसा कंपोजिशन करा जा सकता है. बी प्रोवाइड्स in any case in which any property has been seized as liable to confiscation under this act may at any time before an order of confiscation has been made by judicial magistrate release the same on payment of the value thereof was estimated by the excise commissioner or the collector. तो जहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कॉन्फिस्केशन के ऑर्डर के पहले अगर कोई वैल्यू जो एस्टिमेट करी कमिश्नर ने या कलेक्टर ने वो पे कर दी जाती है, तो ऐसे केस में भी यहाँ पर कंपोजिशन हो सकता है. सो यू हैव टू रिमेंबर इन दिस दैट ये तभी हो सकता है जब तक कि ऑर्डर कॉन्फिस्केशन का जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने पास नहीं किया है. अगर पास हो गया तो ऐसा नहीं किया जा सकता है. सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स ऑन द पेमेंट ऑफ सच सम ऑफ मनी और सच वैल्यू और बोथ एज द केस में बी टू द एक्साइज ऑफिसर, एक्साइज कमिश्नर और कलेक्टर. The accused person, if in custody, shall be discharged. The property seized shall be released, and no further proceedings shall be taken place against such person or property. तो जब आपने सम पे कर दिया, जो वैल्यू दी हुई है वो पे कर देते, तो कमिश्नर, एक्साइज कमिश्नर और कलेक्टर उसको डिस्चार्ज कर देंगे अक्यूज को, और वो प्रॉपर्टी जो सीज और कॉन्फिस्केट होने वाली थी उसको रिलीज़ कर सकते हैं. नाउ सेक्शन 48 कैपिटल ए प्रोवाइड्स स्पेशल प्रोविजन फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी बाय एक्साइज कमिश्नर और कलेक्टर. So notwithstanding the limit of penalty
of rupees 10,000 prescribed under subsection 1 of 48, the excise commissioner or collector, in the event of any breach of contravention of rules, condition of license, may impose penalty to the extent provided in such rules or conditions of license under the provisions of this act. So जो 10,000 का कंपोजिशन करने के लिए पेनल्टी वो दिया हुआ है लिमिट पेनल्टी का 48 में, उसके एडिशन में अगर कोई ब्रीच होती है रूल्स की, कंडीशंस की, लाइसेंस की, तो कमिश्नर और कलेक्टर फर्दर और जो रूल्स में एक्ट में जो पेनल्टी दी गई है ऐसे ब्रीच के लिए, तो वो पेनल्टी भी उसके एडिशन में इम्पोज की जा सकती है कलेक्टर और कमिश्नर के द्वारा. नाउ penalty section 49 provides penalty on officers making vexatious search, seizure, detention, arrest. So any excise officer or officer of the police, land revenue department, or any other person duly employed under section 52 who vexatiously and unnecessarily enters or searches or causes to be entered, searches any place under color of exercising any power conferred by this act, or seizes the movable property of any person on the pretense of seizing or searching for any article liable to be confiscated under this act, C, or detains, searches or arrests any person. So vexatiously or unnecessarily ऐसा कुछ करता है तो such officer he shall be punished with 3 month or 3 month imprisonment or fine which may extend to 500 rupees or both. So imprisonment, the punishment with imprisonment for a term which may extend to 3 months और फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज़ और बोथ. सो 3 महीने का पनिशमेंट और 500 रुपये तक का फ़ाइन या दोनों चीज़ें. सो 49 पेनल्टी फॉर ऑफिसर्स जो वेक्सेशियस सर्च और सीजर और डिटेंशन और अरेस्ट कर लेते हैं इस एक्ट के अंदर, तो उनको पनिश किया जा सकता है. सो नाउ सेक्शन 49 कैपिटल ए लास्ट सेक्शन प्रोवाइडिंग पेनल्टी अंडर दिस चैप्टर. No, actually this is the next chapter, but it is the only provision in that chapter, and it is for penalty for import etc. of liquor unfit for human consumption or for altering or attempting to alter denatured spirituous preparation. So penalty for import etc. of liquor unfit for human consumption or for altering or attempting to alter denatured spirituous preparation. So it provides whoever import, exports, transports, manufactures, collects, possesses, bottles, sells any liquor or alters, attempts to alter any denatured spirituous preparation with the intention that such spirit or denatured spirituous preparation may be used for human consumption, whether as beverage or internally as a medicine or in any other form or by any method whatsoever, or has in his possession any spirit or denatured spirituous preparation in respect of which he intentionally or knowingly allows or knows suffers any other person to alter or attempts to alter, in either case with the intention specified in clause B. तो सेम इंटेंशन जो ह्यूमन कंजम्पशन एंड ऑल और उसके लिए चाहे वो बेवरेज या मेडिसिन की तरह यूज हो व्हाट्सएवर, एंड और प्रोवाइड्स दैट मिक्सेस denatured spirit or such altered denatured spirit or denatured spirituous preparation with potable spirit, and such liquor denatured spirit, denatured spirituous preparation spirit or altered denatured spirit as the case may be, is found unfit for consumption or causes injury to or death of human being. So यहाँ पर कंजम्पशन से अनफिट है या इंजरी कॉज कर देती है या डेथ कॉज कर देती है, तो ऐसे केसेस में पनिशमेंट प्रोवाइड करी गई है. सो ही शैल बी पनिश्ड विद वेयर लिकर और denatured spirit or denatured spirituous preparation spirit or altered denatured spirit as the case may be. It is in case it is found for unfit for human consumption, so imprisonment shall not be less than 2 months but which may extend to 2 years and fine. बट यहाँ पर फाइन की कोई लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है. अगर इंजरी कॉज कर रहा है तो imprisonment not less than 4 months but which may extend to 4 years and fine. So यहाँ पर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट है तो वहाँ पर 2 महीने और विच में एक्सटेंड टू 2 years एंड ऑल्सो फाइन. जब यहाँ पर इंजरी कॉज करता है तो इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 4 months बट विच में एक्सटेंड टू 4 years एंड ऑल्सो फाइन. एंड अगर डेथ ही कॉज कर देता है तो नॉट लेस देन 2 years बट विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन. सो तीनों कैटेगरी में डिफरेंट पनिशमेंट प्रोवाइड करी गई है. सो दिस इज अगेंस्ट दी. So it provides a penalty for import
etc. of unfit liquor unfit for human consumption or for altering or attempting to alter. So ऐसे spirituous preparation और denatured spirit अगर आप import export करते हो या alter करते हो या possession में रखते हो, mix करते हो, और ऐसे तीनों चारों चीज़ों को आप करते हो और वो कंजम्पशन में अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है या इंजरी कॉज करती है या डेथ कॉज कर देती है, तो तीनों ही केसेस में यहाँ पर डिफरेंट पनिशमेंट प्रोवाइड करी गई है. अनफिट के केस में डिफरेंट पनिशमेंट है, इंजरी के केस में डिफरेंट है, डेथ के केस में डिफरेंट है. सो दिस इज़ द प्रोविज़न. सो दिस इज़ द लास्ट प्रोविज़न इन दिस वीडियो. सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड लाइक द वीडियो. थैंक यू सो मच.